स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर क्लास। फटाफट बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सबका क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेज करके बताएं सभी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? चलिए, सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में छोटी सी बातें की थी। हमने वेक्टर के बारे में क्या क्या देखा? हमने वेक्टर के बारे में देखा, वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे कि भाई वेक्टर डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर के। फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है, ये सारी चीजें वेक्टर्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? उसके बाद हमने बात की दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। और पिछली क्लास में अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज नोन एज पोजीशन वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये बात की थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी दैट व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। चलिए, बिल्कुल सही बात है। हमने ये बात की कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट। और इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की थी हमने। ये यहाँ पर अपन ने ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस दिखाया, इधर से ये ए वेक्टर अपन ने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये बना दिया अपन ने ऐसे ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर इस ए पॉइंट की पोजीशन दिखा रहा है। ये ए वेक्टर इस ए पॉइंट की क्या दिखा रहा है? पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो व्हेनेवर ए पार्टिकल इज शोइंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट, देन दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तभी हम उस पोजीशन, उस वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझना जरूरी है कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे पिछली क्लास में? तो सर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कैसे किया करते थे? ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसी के मैग्नीट्यूड की अगर बात कर ली जाए तो वो क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता था कि नहीं? सिंपल सीधी सी बात है यार। भाई अपन ने बात की थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ये लो पोजीशन वेक्टर की बात कर ली हमने। पोजीशन वेक्टर के अंदर ये बात की कैसे बनाएंगे पोजीशन वेक्टर को। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जिसके अंदर एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने बच्चों को यहां तक याद है? फटाफट एंट्रीज करके बता दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेंबर अप टू दिस पॉइंट? Yes, raise your hands. Okay, very good. फिर हमने यहाँ पर एक और छोटी सी बात कही थी। हमने कहा था कि यार यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 दिखे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना दिखे? 1 दिखे। सो दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स की जब बात करी जाती है, खास बात देखी जाती है, तो यूनिट वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा 1 दिखता है। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाना चाहें, यूनिट वेक्टर को समझना चाहें, तो उसका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये मैंने वापस से वही वेक्टर बनाया जो पहले बनाया था। मैंने वापस से वही वेक्टर बनाया जो पहले बनाया था। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, यही वापस से वेक्टर बनाया, ए वेक्टर एंड दिस इज ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या ये रहे और इसका वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई आप बताओ इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा। तो हम बोलते हैं कि यार इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यहां से यहां तक एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक एक वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा।
भाई अगर मैंने इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा छोटा सा वेक्टर ढूंढ लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा छोटा सा मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया जिसका वेक्टर ढूंढ लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। यही किया हमने, इस पूरे के पूरे वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर फाइंड आउट किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसी को क्या बोला, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोल दी। अब उसको निकालने का एक मेथड होता है, उसको निकालने का एक मेथड होता है। वो क्या मेथड है, सिंपल सीधी सी बात है भाई। आपके पास अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का टास्क है, if you want to find out the unit vector of any vector, then first of all what we will do, first of all we will write the vector and we will divide it by the magnitude। हम वेक्टर लिखेंगे, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और ये मेरे पास आ जाता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझिए क्या किया, समझिए क्या किया, ध्यान से सुनिए भाई। हमने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर, सॉरी, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दैट मींस हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सो ए कैप निकलेगा, ए कैप विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का मेथड निकल के आता है। आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाने का टास्क हमें दिए, तो हम क्या करेंगे, हम वो पर्टिकुलर वेक्टर उठाएंगे। ये लो उठाया, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेक्टर उठाया, उसी को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, उसी को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, एंड द रिजल्टेंट विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए ओनली। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए ओनली। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फिर आज अपन को रिजल्टेंट भी शुरू करते हैं। आज हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे। फास्ट टेल मी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वेक्टर फॉर्मूला। ये बेसिक वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर। अभी अपन कुछ हाई फाई चीज नहीं देखें। अब हम इस यूनिट वेक्टर पे बेस्ड ही क्वेश्चन देखते हैं। इस यूनिट वेक्टर पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या समझना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है सेम वेक्टर के ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। So whenever you want to calculate the unit vector of any vector, what you will do? You will divide the vector with the help of unit magnitude. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी। So the question is this. See, calculate the unit vector of a vector which is equal to I cap minus 2j cap, and also determine a vector of magnitude 20 units of magnitude 20 units if in the same direction of the unit vector। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप। सो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा सॉल्यूशन में, ए वेक्टर को लिखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करना है। नेक्स्ट लाइन में जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स रूट 5, दिस बिकम्स रूट 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द वेक्टर। नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करते हैं यहाँ पर ए कैप निकाल। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, जो गिवन वेक्टर है उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। तो गिवन वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 5। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास क्या आया, यूनिट वेक्टर। और पहला पार्ट मेरा यही है, डिटरमाइन सॉरी कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट मेरे को क्या कर रहा है, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। अब ये यूनिट वेक्टर ऑफ दिस कैसे निकाला, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस निकालने के लिए हमने गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और मेरे पास यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट अपना काम क्या होगा, नेक्स्ट अपना काम ये होगा कि एक यूनिट वेक्टर के सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से सुनो, अगर मैं एक्स एक्सिस में एक कदम चलता हूं तो मेरा वेक्टर बनता आई कैप। अगर मैं एक्स एक्सिस में 10 कदम चलूंगा तो मेरा वेक्टर क्या बनेगा 10 आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस में 50 कदम चलूंगा तो 50 जे कैप बनेगा। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि एक वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 और किसकी डायरेक्शन में, ए कैप की डायरेक्शन में। अब ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे को मेरा वेक्टर मिलेगा, वही सेम लॉजिक लगा रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। भाई आप अगर एक्स एक्सिस में 2 कदम चलोगे तो आपका वेक्टर बनेगा 2 आई कैप। आप अगर वाई एक्सिस में 50 कदम चलोगे तो आपका वेक्टर बनेगा 50 जे कैप। लेकिन यहां पर ये एक्स और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ए कैप की बात कर रहा है, जो गिवन वेक्टर था उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा है। बोल रहा है उस डायरेक्शन में 50 यूनिट वाला एक वेक्टर निकालो। तो उसी डायरेक्शन में 50 यूनिट वाला वेक्टर क्या करोगे, देखो ए कैप आप निकाल चुके हो, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। अगर इस मैग्नीट्यूड इस वेक्टर को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इसी की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20। सो वी कैन से दैट जो हमें वेक्टर फाइंड आउट करने को दिया गया है उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे m मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। एंड जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे 20 और ए कैप की जगह हम लिख देंगे आई कैप माइनस 2 जे कैप divided by root 5. So this can be written as 4 root 5 I cap minus 8 root 5 j cap. And this is the vector जो कि हमसे पूछा गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप सिर्फ ये समझिए कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आप गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए। फिर हमसे पूछ रहा है इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स हो। तो हम क्या करेंगे, इसी यूनिट वेक्टर को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट रेज हैंड्स। यस फास्ट एवरीवन। सुबह सुबह सारे बच्चे सो रहे होते हैं आजकल, मैं देखा है, सही बात नहीं है, इज नॉट गुड। यस रेज योर हैंड्स एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे। चलो आप लोगों से आंसर पूछते हैं, चलो देखते हैं।
Question is find the unit vector. Find the unit vector of A which is equal to 2I cap, sorry 3I cap minus 4J cap. ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना. Also determine the vector in the same direction whose magnitude is 15 units. एक ऐसा वेक्टर भी ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट. सवाल को देखें तो लॉजिकली सेम सवाल है. सवाल को अगर देखा जाए तो इट इज लॉजिकली द सेम क्वेश्चन. आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट द आंसर एंड टेल मी. ओके, दो आंसर्स आ गए हैं, मोहक एंड रोनित. ओके, यस मोहक जैन. सर इसका आंसर है फर्स्ट का, तो सर यूनिट वेक्टर वाले का 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5. ठीक है, और सर और सेकंड का सर 9i कैप माइनस 12j कैप. सही है, बढ़िया, परफेक्ट आंसर. लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर. So how to find out the unit vector? Unit vector is given by given vector upon magnitude of that vector. ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे. तो ये लो लगाओ 3i cap minus 4j cap divided by under root of 3 का square 9, 4 का square 16. So 9 plus 16 is 25. So this we can write a cap is equal to 3i cap minus 4j cap by 5. ये तो डायरेक्टली आ गया. अब हमसे पूछा है एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 यूनिट्स है. सो इस पूरे ए कैप को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से. सो यहाँ पर लिख सकते हैं a1 वेक्टर व्हिच इज टू बी फाउंड is equal to m times the a cap. Now what is m in this question? M is 15, a cap is 3i cap minus 4j cap divided by 5. ये 5 से 15 गया 3 times. So the given vector is 3 3s are 9 and minus 12 j cap. ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाता है. अब आपको अगर चेक भी करना हो, तो आप कर सकते हैं. अगर आपको चेक भी करना हो तो आप करके देखो. 12 का स्क्वायर इज 144, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 9 का स्क्वायर इज 81. 9 का स्क्वायर कितना, 81. ऐड करो, आंसर आ जाएगा 225 और अंडर रूट 225 कितना होता है, 15 के बराबर होता है. तो ये एक तरीका है कि एक गिवन मैग्नीट्यूड के वेक्टर को कैसे फाइंड आउट किया. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये फॉर्मूला कहां से निकाल दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ए कैप. ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला भी यही है, सेम फॉर्मूला है ये. इसको देखो, अगर मुझे इसी फॉर्मूले से इसकी बात करनी हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट यहां से मैग्नीट्यूड को इधर भेजा तो मेरे पास बना a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय a कैप. ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. और वही चीज तो मैंने यहाँ लिखी है, बस ये मैग्नीट्यूड को m से डिनोट कर दिया. वो मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट कर दिया, m से. तो इस तरीके के वेक्टर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्या करना है इसके अंदर. फटाफट बता दो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं. फिर अपन आगे चलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स की बात करते हैं और फिर आगे चल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट की बात करेंगे. फटाफट फास्ट. यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? चलिए, ओके.
Now let us talk about negative vectors. ये नेगेटिव वेक्टर्स का टॉपिक एक समझना जरूरी है रिजल्टेंट से पहले, ठीक है? ये नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट. So we can say that there is one vector which is acting in the direction towards right, ठीक है? इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, और ठीक इसके सेम मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर है. इसका जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही सेम मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर है जो कि इसकी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. लेट अस सी. देखिए कुछ इस तरीके से. We can say that the magnitude of A is equal to magnitude of B, but the direction is opposite. So we can say, but the direction is opposite. डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? उल्टी है. डायरेक्शन उल्टी होने के कारण मैं यहाँ पर लिखता हूँ A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर, और इसी को हम नाम दे देते हैं नेगेटिव वेक्टर. इसी को हम नाम दे देते हैं नेगेटिव वेक्टर. Now basically if somebody asks, कोई अपन से पूछे नेगेटिव वेक्टर क्या भला है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वेक्टर्स हो गए ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट, बट मैग्नीट्यूड में क्या हो गए? सेम. डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट. मैग्नीट्यूड में क्या हो गए? सेम हो गए. आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स. एक वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा था, इसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड वाला अगर कोई और वेक्टर हो जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंट करता हो, तो दोस आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स. ठीक है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें रिजल्टेंट से पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं. ठीक है? सिंपल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान चीज है. इससे पहले हम पोजीशन वेक्टर वगैरह, यूनिट वेक्टर कैसे बनाना, ये सब सीख चुके हैं. अब अपन बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 11th एंड 12th. पूरी 11वीं और पूरी 12वीं का सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी भी चीज के लिए, तो उसको फाइंड आउट किया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स. हम बात करेंगे आज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है? आइए देखिए, क्योंकि आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो आने वाले समय तक बार बार आपको यूज होता हुआ दिखेगा, बार बार आपको यूज होता हुआ दिखेगा आने वाले समय तक. तो उस चीज का ध्यान रखें. रिजल्टेंट अभी जो सिखा रहा हूं उसको समझिए. रिजल्टेंट या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स. देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस से 2-3 सवाल करेंगे. अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे दो फोर्सेस लगा दिए, दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज 20 न्यूटन फोर्स. मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और इस पे एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया. ठीक है? चलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम दे दिया. आप लोग बताइए कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट. सर लेफ्ट. बिल्कुल सही बात है, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा. क्यों टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है? बिकॉज भाई यहाँ पर ज्यादा फोर्स है, यहाँ पर कम फोर्स है, उधर निकल गया. ठीक है? एक और डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पर लिखा 10 न्यूटन फोर्स, इधर भी लिखा 10 न्यूटन फोर्स. भाई इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन. इक्विलिब्रियम नहीं हिलेगा सर. इक्विलिब्रियम नहीं हिलेगा. इट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली. इट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली. ये रेस्ट पे ही बैठा है. ठीक है? ये नहीं हिलने वाला अपनी जगह से. चलिए बिल्कुल सही है. लेकिन अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस पे लगाया 10 न्यूटन इधर, इस पे लगाया 10 न्यूटन इधर. अब बताओ कहाँ जाए? सर इन दोनों के बीच में. इन दोनों के बीच में. बिल्कुल सही है. ना ही ये इधर कंप्लीटली मूव करेगा, ना ही इधर कंप्लीटली मूव करेगा. ये इसके इन्फ्लुएंस से नीचे भी जाएगा और इसके इन्फ्लुएंस से इधर भी जाएगा. दैट मींस इट विल मूव समवेयर इन बिटवीन दीस टू वेक्टर्स. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता चला इसके बारे में, so you will say that sir ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. बचपन से हम सीखते हैं कि एक तरफ ज्यादा फोर्स है, एक तरफ कम फोर्स है. जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ ऑब्जेक्ट चला जाएगा, या दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाओगे तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाएगी. 9th क्लास में पढ़ी थी. और ये अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है.
और ये तो सिर्फ लॉजिकली समझ में आता है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बीच में कहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज को आप यहाँ पर लॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिक की बात दे रहे हैं, एक्चुअली में वो फिजिक्स है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है दैट इज ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि भाई मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक बॉडी पे एक्ट करते हैं। देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी, and according to and with the help of those two vectors the body executes some type of motion, the body exhibits some types of change। यहाँ पर क्या हुआ है, दो फोर्सेस लगाए और बॉडी किसी टाइप का चेंज एग्जिबिट कर गई, उस तरफ निकल गई। तो ड्यू टू टू और मोर देन टू वेक्टर्स एक बॉडी किस टाइप के चेंज को एग्जिबिट करती है, कैसे पता लगाएंगे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है दैट इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हो, तो उनका जो फाइनल इफेक्ट है वो कैसा क्या होगा, उसका आंसर कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसी को फाइंड आउट करते हैं हम रिजल्टेंट। याद करो इस तरीके का सेम सिस्टम अपन 10th क्लास में रेजिस्टेंसेस में भी करते थे। 10th क्लास में रेजिस्टेंसेस में भी देखा जाता है इस चीज को। रेजिस्टेंसेस में क्या होता था, आपने एक रेजिस्टेंस लिया ऐसे, फिर इसके पैरेलल में ऐसे लगा दिया सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में ऐसे लगा दिया। अब आपने बोला कि इसका इक्विवेलेंट बताओ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, या तो ये 3 लगा दो या तो इसके अलावा 1 लगा दो। एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाओ जो तीनों का इफेक्ट दे दे। या तो आप ये 3 रेजिस्टर लगाइए अपने सर्किट में, या तो इसको सॉल्व कर लो, जो इक्विवेलेंट आए उतना रेजिस्टेंस लगा दो, बात बराबर। यही तो कहते थे। तो यही चीज है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, उनका फाइनल इक्विवेलेंट आंसर कितना रहेगा, वो कैलकुलेट करने के मेथड को हम रिजल्टेंट कहते हैं। उसी को कैलकुलेट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। नाउ बेसिकली यू गाइस विल बी थिंकिंग कि सर ये तो लॉजिकल चीज है, हम तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, आप लॉजिकली इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा होगा, इस पे इतने फोर्सेस लगे तो उसकी वजह से इधर जाएगा। यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट द डायरेक्शन, exactly precise direction, and you cannot find out the magnitude, precise magnitude। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम रिजल्टेंट का पूरा मेथड बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। फटाफट बताओ ये छोटा सा लॉजिक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए फटाफट। यस, रेज योर हैंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, देखिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के लिए भी ना हमारे पास कुछ लॉ हैं, देयर आर सम लॉज। हम उन लॉज के बेस पर रिजल्टेंट को डिफाइन करते हैं। अगर मुझे रिजल्टेंट को डिफाइन करना है, वी विल यूज दोस लॉज, और उस लॉज के मदद से ही हम रिजल्टेंट को डिफाइन करेंगे। और वो लॉज क्या है सर, उन लॉज को क्या बोलेंगे, क्या होगा वहां पर, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला लॉ जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द फर्स्ट लॉ व्हिच इज among us, ठीक है, इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास जो सबसे पहला लॉ आ रहा है वो आ रहा है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें दो चीजों के बारे में बताता है, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, हालांकि इसका जो डेरिवेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना टाइम नहीं है आज की क्लास में, लेकिन इसके बारे में बेसिक आइडिया अपन लगा सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात करते हैं। क्या बात है, देखिए ये बात है, हमने यहाँ पर लिया वेक्टर ऐसे, ये देखो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया है। अब इस वेक्टर को देखा तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इस वेक्टर को देखा तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मैंने क्या किया, इसको पैरेलली उठाया, शिफ्ट कर दिया, इसको पैरेलली उठाया, शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ ले आया।
ठीक है, पैरेलली उठाया, शिफ्ट कर दिया, यहाँ ले आया, थीटा एंगल पे ही अभी भी है, और अभी भी इसका मैग्नीट्यूड देखें तो एक के बराबर ही है। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ, जब मैं किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ, आई हैव शिफ्टेड अ वेक्टर पैरेलली, देन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता। देखो पहले भी वो इसी डायरेक्शन में थीटा एंगल पे पॉइंट कर रहा था, अभी भी वो इसी डायरेक्शन में थीटा एंगल पे पॉइंट कर रहा है, सो डायरेक्शन रिमेन्स सेम। दूसरी चीज क्या है, देखिए पैरेलल शिफ्टिंग के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड था, दैट मैग्नीट्यूड इज आल्सो नॉट चेंज। जितना मैग्नीट्यूड पहले था उतना ही मैग्नीट्यूड बाद में। दैट मींस वी कैन से if vectors are shifted parallelly, if vectors are shifted parallelly, ठीक है, अगर वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया गया, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। भाई तब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता उनमें। अगर उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस ये चीज करना अलाउड है, आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? दुआ दे भाई, हमारे पास एक वेक्टर था, उस वेक्टर को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाता है। हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया पैरेलली, जितने एंगल पे था ये उतने ही एंगल पे रखते हुए इसको यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट कर दिया। ये पहले ऐसे था, ये इसको शिफ्ट करते गए और यहाँ ले आए। अब देखिए ये पहले जितना एंगल बनाता था, अब भी उतना एंगल बनाता है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता था अभी भी उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका मैग्नीट्यूड पहले जितना था अभी भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना डायरेक्शन में चेंज आया, इसका मतलब वेक्टर में चेंज आया ही नहीं, देयर इज नो चेंज इन वेक्टर। इसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, एंड दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। व्हाई वी यूज दिस, वी विल यूज दिस टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट के लिए हम यूज करते हैं इसे, ठीक है, रिजल्टेंट के जो लॉज हैं हम उसको पढ़ने के लिए इसको यूज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड, parallel shifting of vectors is allowed for resultant calculation, for resultant or for addition of vectors। बताइए ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? छोटी सी बात है, फटाफट बताइए। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, बस ट्रायंगुलर पढ़ेंगे अभी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो छोटी सी बात सुन लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। लास्ट बात सुनते हैं आज की, क्लास को फिर खत्म करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सिर्फ उसका स्टेटमेंट अपन सुन लेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में। तो देखो यहाँ क्या किया अपन ने, ये रखा, ये रखा, there were two vectors, a vector and b vector, there were two vectors, a vector and b vector, जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर ये बॉडी है, डॉट से दिखा रहे, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से थीटा एंगल। मैंने क्या किया, ए वेक्टर को उठाया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर को उठाया, ये शिफ्ट करते गए शिफ्ट करते गए शिफ्ट करते गए यहाँ ले आए, तो ये लोग उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया ऐसे, और क्या बना दिया, देखो यहाँ पर, यहाँ बना दिया हेड ऑन टेल। क्या बना दिया, हेड ऑन टेल बना दिया। जहां ए का टेल है वहां बी का हेड है, ठीक है। हमने क्या किया, ए को ऐसे शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया, यहाँ बना दिया। अब ध्यान से देखिए, दो वेक्टर लग रहे थे एक बॉडी पे, उसमें से एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, क्या बनाया, हेड ऑन टेल बनाया, हेड ऑन टेल अप्रोच ले आए। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे देखो अगर दो वेक्टर हेड ऑन टेल अप्रोच करने के बाद, अगर कोई भी दो वेक्टर हेड ऑन टेल अप्रोच करने के बाद ट्रायंगल की दो साइड्स दिखाएं, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स दिखाएं, जैसे कि एक साइड ये एक साइड ये, तो जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का वो रिजल्टेंट दिखाएगा। तो तीसरा साइड इस ट्रायंगल का क्या होगा, ये। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई ये बोलता है कि अगर आपने हेड ऑन टेल अप्रोच कर दी तो किन्हीं भी दो वेक्टर को अगर देखो और वो आपको दो ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड दिखे
तो तीसरी जो साइड होगी ट्रायंगल की वो रिजल्टेंट दिखाएगी। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। If two vectors are representing two adjacent side of the triangle, then the third side of the triangle will give the resultant. अब लॉजिकली सोचिए, अगर ये बॉडी थी, एक फोर्स लगाया इस पे इधर, एक फोर्स लगाया इस पे ऊपर, तो ये जाती कहाँ? कहीं बीच में निकल जाती। ये जाती कहाँ? कहीं बीच में निकल जाती। इसीलिए मैंने इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया और फिर ट्रायंगुलर लॉ लगा के आर बता दिया कौन सी डायरेक्शन में। और ये जानते हैं, एक इस मार्कर की बात करूं, आप इसको अपनी तरफ खींचो, मैं इसको राइट खींचूं, तो ये कहां जाएगा? कहीं बीच में जाएगा ना उसके। क्यों? क्योंकि ना ये कंप्लीटली इस तरफ जाने लगेगा, ना ये कंप्लीटली आगे आने लगेगा, ये तो कहीं बीच में निकल जाएगा। यही चीज हो रही है, ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, जाना कहां चाहिए? समथिंग इन बिटवीन। कैसे निकालेंगे? पहले इसको पैरेलल शिफ्ट करो, ट्रायंगल बनाओ, तीसरी साइड जो है रिजल्टेंट होगी। अरे बात समझ में? ठीक है। If two vectors are resembling two adjacent sides of the triangle, then the third side of the triangle will give you the resultant. And this is known as triangular law of vector addition. इसी को हम कहते हैं triangular law of vector addition. किसी को कोई भी डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकता है। इसका डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज इसके बारे में जो लॉजिक है वो अपन को पता होना चाहिए। चलिए बताइए फटाफट, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, raise your hands. Everyone. 11th class students. Yes. सुबह सुबह सो रहे होते हो, मुझे पता है। इतनी जल्दी उठते हो, एकदम आंखें बंद, एकदम बिस्तर पे लेटे लेटे एकदम सभी लोग फोन में मूवी की तरह देख रहे होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो रफ कॉपी लेके बैठते हैं, बाकी सारे मूवी की तरह देखते हैं। चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं अपन। आज की क्लास में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक ही देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आज की क्लास से रिलेटेड।